स्टेप्स ऑफ रिसर्च में, स्पेशली सोशल साइंसेज में हम लोग बात कर रहे थे कि सोशल साइंसेज में स्टेप्स ऑफ रिसर्च कितने होते हैं। ठीक है गाइस, तो सोशल साइंसेज में स्टेप्स ऑफ रिसर्च कितने होते हैं हम लोग इसकी बात कर रहे थे। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोशल साइंसेज में जितने भी स्टेप्स ऑफ रिसर्च होते हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्टेप्स होते हैं। तो एक बार नोट डाउन कर लो 11 स्टेप्स के नेम, जब तक कि पीपीटी आपके सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा है, और फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आने का चांस हमेशा होता है। कोई जरूरी नहीं है कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च जो है आपका जो सोशल साइंसेज का है वहीं से आए, कहीं और से भी आ सकता है। ठीक है, तो जो अलग अलग टाइप के रिसर्च होते हैं उन सबके स्टेप्स की बात हम लोग करेंगे अलग अलग टाइम पे। बट स्टार्ट मैंने सोशल साइंसेज से किया है। आप लोगों का स्क्रीन शो हो रहा है, देख लो एक बार। यस सर। ठीक है, यह हमारी एक्चुअल पीपीटी है जो हम क्लास में यूज करते हैं। यहाँ देखो रिसर्च का डेफिनेशन है, यह भी आपके पास एज ए पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आपके नोट्स में भी है, इस सारे डेफिनेशन आपके नोट्स में भी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हम रिसर्च क्यों करते हैं सबसे पहले इस पेज पे दिया हुआ है। फिर मोटिवेशन क्या क्या होता है रिसर्च के लिए, ठीक है। रिसर्च मेथड और मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के लिए कि रिसर्च मेथड किसे कहते हैं और मेथोडोलॉजी किसे कहते हैं। ये चीजें आती हैं। फिर हमारा आता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में जो सबसे पहला स्टेप है सोशल साइंसेज में, टोटल 11 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 11 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो हमारा रिसर्च क्या है, क्यों करना चाहते हैं, ये सब किस में आ जाता है? डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम में। क्लियर है चीज? यस डिफाइनिंग द सर। रिसर्च प्रॉब्लम में रिसर्च का हम क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों करना चाहते हैं, सब कुछ हमारा कहाँ जाता है? रिसर्च प्रॉब्लम में। इसके अलावा रिसर्च प्रॉब्लम हमारा किस टाइप का है, कि नॉर्मली दो ही तरह के रिसर्च होते हैं। या तो हम किस चीज के कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करते हैं। ध्यान रखना, जब हम इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इसका मतलब एक आदमी नहीं होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता है। अगर एक ग्रुप भी है जिसके सभी मेंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है तो उसे भी हम इंडिविजुअली काउंट करेंगे। जैसे आप सब लोग हो, आप सब लोग इन्वायरमेंट बैकग्राउंड से हो, तो आप लोगों के ग्रुप को भी हम क्या काउंट कर लेंगे? इंडिविजुअल काउंट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ग्रुप में भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो बात जहां भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की आ जाएगी उसे हम इंडिविजुअल काउंट कर लेते हैं। सो या तो हम किस चीज के कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करते हैं या फिर वेरिएबल्स के बीच के कैजुअल रिलेशन की स्टडी करते हैं। तो यह चीज हम डिफाइन करते हैं कि फिर हम स्टडी क्या करने वाले हैं, हम हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, या कहाँ डिफाइन होता है? डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम में। फिर अगला स्टेप क्या होता है? अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, जो हमारा टॉपिक है, उसके ऊपर पहले कोई वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। पहले अगर कोई वर्क हुआ है तो क्या वर्क हुआ है, ठीक है। तो जो भी हमारा रिसर्च टॉपिक है उसके ऊपर पहले जो भी वर्क हुआ है उसकी स्टडी क्या कहलाती है? लिटरेचर रिव्यू। यानी अब तक उस टॉपिक स्टडी क्या कहलाएगी? लिटरेचर रिव्यू। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे उस प्रॉब्लम के बारे में, उस टॉपिक के बारे में हमें और बेहतर जानकारी मिलेगी, और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, इनसाइट्स मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम इस चीज को भी प्रिज्यूम कर पाएंगे, इस चीज को भी सपोज कर पाएंगे कि हमारे जो हम जो प्रॉब्लम प्रपोज कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। यानी लिटरेचर रिव्यू हमें हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में एक आइडिया देता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन। क्लियर है ये चीज? जब यस हमारे पास सर। वह आइडिया आ जाता है इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, तो जब उस पॉसिबल सॉल्यूशन को हम वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। क्लियर है? तो अगला स्टेप हमारे लिए क्या होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को लेके एक जो नॉर्मल कंसर्न है, एक नॉर्मल वेल नोन कंसर्न ये होता है कि हाइपोथेसिस इज एजम्पशन। हाइपोथेसिस के बारे में नॉर्मली बुक्स में क्या लिखा होता है? हाइपोथेसिस
एजम्पशन, मैक्सिमम जगहों पे आपको यही मिलेगा। मजेदार चीज ये है कि जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है उसमें हाइपोथेसिस के बारे में पूछा गया है, ठीक है, और उन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है, सपोजिशन। यूजीसी ने क्या आंसर दिया हुआ है, सपोजिशन। अब सपोजिशन क्यों कहते हैं, सपोजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस क्या है, वह आपके रिसर्च प्रॉब्लम का सपोज्ड सॉल्यूशन है। बात समझ रहे हो, यानी आपका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके रिसर्च प्रॉब्लम का, यह चीज क्या हमारा हाइपोथेसिस है। तो सपोज सॉल्यूशन मिला के क्या बन गया हमारे पास, सपोजिशन। एक्चुअली हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अनटेस्टेड है, ठीक है, तो हम अपने रिसर्च के द्वारा चेक करते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन प्रपोज किया है, जो हमारा सपोज सॉल्यूशन है, वह सही है या नहीं। अब यहाँ पे एक कैच है छोटा सा, हमेशा हम यह मान के चलते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन प्रपोज किया, यानी जो हमारा हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग है। हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग है। क्लियर है, श्योर हो ये चीज। यस और सर। हम उसे रॉन्ग मान के ही चेक करते हैं, अगर सही हो गया तो वेल एंड गुड, हम उसे रॉन्ग क्यों मानते हैं बताओ, अपने हाइपोथेसिस को हमेशा रॉन्ग क्यों मानते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। हाइपोथेसिस को रॉन्ग मानने का कारण ये होता है कि हमने जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया वह डेटा हमारा नहीं था, वह इंफॉर्मेशन हमारी नहीं थी। द डेटा और इंफॉर्मेशन on which our hypothesis is based is actually collected and analyzed by someone else, and we have used their work to create our hypothesis. तो हमने किसी और के वर्क का इस्तेमाल किया अपना हाइपोथेसिस क्रिएट करने के लिए, हमारा खुद का डेटा नहीं हो, हमने लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पर हाइपोथेसिस क्रिएट किया। क्लियर है, तो हमें मान के चलते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस होगा हो सकता है ये गलत हो, और फिर हम उसे टेस्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस के लिए एक टर्म यूज होता है सपोजिशन, दूसरा जो टर्म यूज होता है वह क्या होता है, वह होता है हमारा, कल शायद थोड़ा सा मैंने डिस्कस भी किया था, अनरीजनल थ्योरी। बिल्कुल, अनरीजन थ्योरी। एक्चुअली हाइपो मीन्स अंडर और बिलो, बिलो एंड अंडर, ठीक है, तो हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है अनरीजन थ्योरी। अनरीजन थ्योरी यानी एक ऐसी थ्योरी जिसका रीजन अब तक हमें नहीं पता, यानी जो अब तक रीजन नहीं की गई, जो अब तक प्रूव नहीं की गई है। इसलिए हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, आगे चलकर टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। क्लियर है चीज, श्योर है। अब हाइपोथेसिस का जो डिटेल है इसको हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है, हाइपोथेसिस कैसे फॉर्म होता है, बाकी सब चीजें क्या है इसको हम लोग अलग से देखेंगे। अब इससे हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब हमारे पास हाइपोथेसिस आ जाता है तब हम क्या करते हैं, अपना रिसर्च डिजाइन क्रिएट करते हैं। नाउ द रिसर्च डिजाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ रिसर्च। इन रिसर्च डिजाइन we decides about the tools, technique, methods, etc., which will be used during the research. It also includes sampling and methods of data collection. इसमें और क्या क्या आता है, सैम्पलिंग भी आती है और साथ ही साथ क्या आता है, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन भी आता है। क्लियर है सबको। यस सर। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टेप कौन सा है, तो हमारा आंसर हमेशा क्या होता है, मेथड ऑफ रिसर्च डिजाइन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए, रिसर्च डिजाइन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है।
अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो फिर आप उस गलती को सुधार नहीं सकते, फिर आपका पूरा रिसर्च ही गलत हो जाएगा। क्योंकि इसी स्टेप में हम ये तय करते हैं कि हमारा टूल क्या होगा, टेक्निक क्या होगा, मेथड्स क्या होंगे, मेथोडोलॉजीज क्या होगा, सब कुछ जितना टेक्निकल एस्पेक्ट है रिसर्च का, वो सब यही का ही तय होता है। ठीक है, अब जब एक बार रिसर्च डिजाइन हमारे पास आ जाता है, तब अगली चीज हम क्या करते हैं, हम सैंपल की बात करते हैं। अगली चीज हमारे पास क्या होती है, सैंपल होती है। क्लियर है? तो आखिर सैंपल क्या होता है? गाइस सैंपल किसे कहते हैं बताओ? किसी भी पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हम लोग जिसकी स्टडी करते हैं, वह रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। यानी किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए जो हम उस पॉपुलेशन में से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, वह क्या कहलाता है, हमारा सैंपल कहलाता है। इट इज एज सिंपल एज दिस। जैसे भात बनाने आता है सबको? आप लोग भात कहते हो चावल कहते हो बताओ? भात चावल दोनों। दोनों कहते भात हैं। भात और चावल में अंतर होता है। यस सर। चावल जो होता है कच्चा होता है, पका हुआ भात होता है। यस सर। तो भात बनाते हो, जब हम भात Yes, sir. बनाते हैं तो क्या हम पूरे भात के एक एक दाने को चेक करते हैं, पका है कि नहीं पका है? नहीं। नहीं। दो चार दाने चेक करते हैं, तो दो चार दाने क्या है, सैंपल। सैंपल। वही चीज क्या है, सैंपल है। सैंपल। ठीक है, किसी के ब्लड को चेक करना होता है तो 1 मिलीलीटर या 2 मिलीलीटर ब्लड लेते हैं, वो ब्लड क्या है, वही क्या है, हमारा सैंपल है। तो किसी भी पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम सैंपल कहते हैं। अब सैंपल कैसे लिया जाएगा, इसकी चर्चा कहाँ होती है, सैंपलिंग टेक्निक में होती है। ठीक है, इसको लेके थोड़ा सा मैं डिटेल हम लोग कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब जो सैंपलिंग होती है वह दो तरह की होती है। सैंपलिंग कितने तरह की होती है, दो तरह की। कौन कौन से? एक होता है, इसे कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और दूसरा होता है, इसे कहते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्या क्या होता है हमारे पास, भी लिखो मत, लिखो मत, अगली क्लास के बाद मैं आप लोगों को नोट करना शुरू करूंगा। इसको हम रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, इसको हम नॉन रैंडम कहते हैं। तो कोई भी चीज रैंडम कब होती है, ये बताओ? चलो, तो सैंपलिंग दो तरह की हो गई, एक हो गई प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरी हो गई नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब ये है कि जब पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल के पास यह चांस हो कि वो सैंपल का पार्ट हो सके, जब पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल के पास यह चांस होता है कि वो सैंपल का पार्ट हो सके, उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। जब सैंपल के हर इंडिविजुअल के पास यह चांस नहीं होता है, पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल के पास यह चांस नहीं होता है कि वो सैंपल में आ सके, तो उसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 10 लोगों का एक ग्रुप है। ठीक है, कितने लोगों का ग्रुप है, 10 लोगों का। उसमें से मान लो हमें 3 लोगों को एज ए सैंपल पिक करना है। अब दो तरीका है, एक है कि हमने क्या किया, 10 लोगों के नाम एक कागज पे लिख के और उससे लॉटरी निकाल लिया। तब क्या होगा, सबके पास सैंपल में आने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे, बताओ? अगर मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों का में से 3 लोगों का हमें सैंपल लेना है, 3 लोगों का हमें पिक करना है,
मैंने क्या किया, 10 लोगों के नाम एक कागज पे लिखे, ठीक है, और उसे उसमें से कोई 3 पे जो कागज है उसको उठा लिया, रैंडमली पिक कर लिया। अब 3 लोग तो सैंपल में आ गए। अब ऐसे कंडीशन में सबके पास सैंपल में आने का चांस होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। वही मान लो 10 लोगों का नाम है, ठीक है, 10 लोगों को हमें सैंपल में लेना है। हमने क्या किया कि किसी एक पर्सन को, इंडिविजुअल को बुलाया, उससे कहा भाई तुम इसमें से किन्हीं 3 लोगों को पिक कर लो। तब क्या होगा? वो अपनी पसंद के लोगों को पिक करेगा, अपनी पसंद के लोगों को पिक करेगा ना। यस। तो जब वो अपनी पसंद के लोगों को पिक करेगा, तो क्या वैसे कंडीशन में सबके पास उस सैंपल में आने का चांस होगा? नो सर। नहीं। यह किसका एग्जांपल हो गया? नॉन नॉन रैंडम, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट का हो गया। इसके फिर डिफरेंट सब टाइप्स हो जाते हैं, जिसको हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। अब हम जब ये तय कर लेते हैं कि हमारा सैंपल कैसे निकलेगा, सैंपल हम कैसे पिक करेंगे, तब हम क्या तय करते हैं? तब हम यह तय करते हैं कि हमारा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा, यानी जो सैंपल है हमारा, उस सैंपल से हम डेटा कैसे लेंगे, उस सैंपल से हम डेटा कैसे लेंगे, तब हम इस चीज को चेक करते हैं। ठीक है गाइस, तो हम कैसे चेक करेंगे? अब इसके लिए हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। सबसे कॉमन तरीका क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का। सबसे कॉमन तरीका क्या हो जाता है? ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इंटरव्यू है, क्वेश्चनायर है। ये सारे अलग अलग तरीकों का हम इस्तेमाल करके डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ कलेक्ट नहीं करते हैं, हम बेसिकली तय करते हैं कि हम डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास 3 चीजें हैं: रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। यहाँ हम क्या तय कर रहे हैं? हमारे टूल्स क्या होंगे, मेथड्स क्या होंगे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हमारा सैम्पलिंग मेथड क्या होगा, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी। यहाँ हम क्या तय करते हैं कि हमारा डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा। अभी तक देखो, अभी तक हमने एक्टिवली कुछ नहीं किया, सब कुछ हम केवल तय कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? फाइनली डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके, यानी अगर मैं सभी स्टेप्स का नाम लिख दूं, 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 एंड 6, ध्यान रखना, इन तीनों का यूज करके 7 8 9 10 11, तो 4 5 एंड 6 तीनों का इस्तेमाल करके जब हम फाइनली डेटा कलेक्ट करते हैं, जब हम फाइनली डेटा कलेक्ट करते हैं, उस स्टेप को हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। क्लियर है? श्योर है? जब हम फाइनली डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। जब डेटा हमारे पास आ जाता है तब हम क्या करते हैं? तब हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं, और उसके लिए हम उन्हीं टूल्स एंड टेक्निक का यूज करते हैं जिन्हें हमने रिसर्च डिजाइन में फिक्स किया होता है कि हम इस टूल का इस्तेमाल करके, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने डेटा को एनालाइज करेंगे। जब हमारा डेटा एनालाइज हो जाता है तो हमें एक सर्टेन रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बेसिस पे हम अपने हाइपोथेसिस को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो प्रोसेस है, यह 2 तरह का होता है, ठीक है। एक को कहते हैं पैरामेट्रिक, और दूसरे को क्या कहते हैं? नॉन पैरामेट्रिक। एक को हम क्या कह देते हैं? पैरामेट्रिक। दूसरे को हम क्या कह देते हैं? नॉन पैरामेट्रिक। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे टर्म आता है कि पैरामीटर किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए वापस हमें सैंपल पे आना होगा। 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है पैरामीटर और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। शायद आप सब लोग इन दोनों टर्म्स के बारे में जानते होंगे।
देखो, जब भी हमारे पास कोई पॉपुलेशन होता है तो उस पॉपुलेशन के कुछ स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उससे कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं। जैसे अगर कोई भी पॉपुलेशन आप पिक करोगे तो उसका एक मीन होगा या नहीं होगा? बताओ। कोई भी होगा। डेटा होगा तो उसका एक मीन होगा, उसका मीन हम फाइंड कर सकते हैं, उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मीन फाइंड कर सकते हैं तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं ना? यस सर। तो किस पॉपुलेशन का मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसे हम पैरामीटर कहते हैं। यानी जो पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिकल पैरामीटर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। और जो सैंपल के स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं यानी सैंपल मीन, सैंपल एसडी, सैंपल वेरिएंस, इन्हें हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? सर एक बार रिपीट कीजिए ना, समझ नहीं आया थोड़ा। बता रहा हूँ, जो भी हमारा पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन मीन हुआ, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, पॉपुलेशन रेशियो हुआ, पॉपुलेशन वेरिएंस हुआ, इन सबों को हम पैरामीटर कहते हैं। The statistical measures of the population are called parameter, especially population mean, population standard deviation, population variance, etc. Clear है ये चीज? किसी भी पॉपुलेशन का जो मीन होगा, जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, उसे हम पैरामीटर कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। और वहीं जब हम सैंपल मीन की बात करते हैं, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, तो उसे स्टैटिस्टिक कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? The samples mean or the samples standard deviation are called statistics. यह चीज क्लियर है गाइस? यस सर। अब क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना पूछोगे उतने फायदे में रहोगे। सर नॉन पैरामीट्रिक का समझ नहीं आया। बता देता हूँ। यहाँ ये तो क्लियर है कि पैरामीटर मतलब पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल मेजर, यानी पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन एसटी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नहीं। तो जितने भी टेस्ट में पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन एसडी का यूज होता है उन्हें हम पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। या मूलतः 3 होते हैं। कौन कौन से? टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट। उसके अलावा बाकी जितने भी होते हैं उनमें पॉपुलेशन के मीन या पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज नहीं होता है, इसलिए उनको हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। जहां भी पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन एसटी, इन सबों का यूज नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। क्लियर है? यस सर। अब तो क्लियर है? यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं? अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेते हैं तब क्या होता है? हमारा हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट होता है। ठीक है, टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, इन सबों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब मैं 1 घंटे क्लास में जाएंगे हम लोग, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए होता है, तो उसको इलैबोरेट करेंगे एक एक करके और नोट डाउन कराता चलूंगा मैं आप लोगों को। तो इसके बाद क्या चीज आता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। जब हाइपोथेसिस हमने टेस्ट कर लिया, हमें पता लग गया कि हमारा हाइपोथेसिस गलत है या सही है। सही है तो एक्सेप्ट हुआ, गलत है तो रिजेक्ट हुआ, या बाकी जो भी चीजें हैं जैसे टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। क्लियर है सबको? श्योर है? यस सर। जब यह क्लियर हो जाता है तो उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। और इसके बाद Result. फाइनली हमारा क्या आता है? जब हम रिजल्ट को इंटरप्रेट कर देते हैं तब क्या आता है? Report. तब आता है, हाँ, तब आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का Report. मतलब क्या हुआ?
रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या हुआ? थीसिस राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग मीन्स थीसिस राइटिंग. ठीक है गाइस, इसमें कोई डाउट? अब पूछो. सारे स्टेप्स को लेके कोई डाउट है कि स्टेप्स कैसे फंक्शन करते हैं? सर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट कैसे? देखो, हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया. अब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलेगा कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ. यहां तक तो क्लियर है? यस सर. उसका जो इलेबोरेशन होगा, उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, उसका जो इंटरप्रिटेशन होगा, यह चीज अगले स्टेप में आता है जिसे हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट कहते हैं. और फिर उसके बाद हमने जो कुछ भी किया उन सभी को जब हम एक जगह एक सिंगल अपने पूरे रिसर्च प्रोसेस की रिपोर्ट लिखते हैं तो उस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट राइटिंग या थीसिस राइटिंग. यानी हमने इन सभी चीजों को 1 to 10 जितनी भी चीजें हैं उन सबको हमने जब एक साथ कंपाइल करने का काम किया तब वह चीज क्या हो गई हमारे लिए? रिपोर्ट राइटिंग या थीसिस राइटिंग. क्लियर है? क्योंकि हमारा जो एक्टिव वर्क है वो तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट पे आके खत्म हो जाता है. उसके बाद हमने जो जैसे कोई भी काम करते हो तो आपको बताना होता है ना कि हमने क्या काम किया. तो वह जो आप बताते हो कि आपने क्या काम किया, रिजल्ट क्या रहा, सब कुछ जहां पे एक जगह रखते हो सामने, वह चीज क्या होती है? रिपोर्ट राइटिंग या थीसिस राइटिंग. क्लियर है? यस सर. और कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? सर बताओ. एक बार सारे स्टेप्स आप ओवरव्यू में बता देंगे क्या? बिल्कुल, एक बार फिर से बता देता हूँ. ठीक है. यस सर. सबसे देखो, और हम लोग ये बात करें केवल सोशल साइंसेस की. अभी जैसे अभी अगले पेज पे जाओगे ना तो आपको हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप मिलेंगे, आपको साइंटिफिक स्टडी के स्टेप्स मिलेंगे, सबके स्टेप्स अलग अलग हैं. तो जो जैसे जो बच्चे एमबीए कर रहे हैं सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो सोशल साइंसेस का में जो स्टेप ऑफ रिसर्च होता है जैसे मैनेजमेंट हुआ, कॉमर्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इस तरह के सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में नहीं, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री को छोड़ के, हिस्टोरिकल रिसर्च को छोड़ दो, तो बाकी अधिकांश जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनमें जो रिसर्च का प्रोसेस होता है यही फॉलो होता है. सबसे पहले हम क्या तय करते हैं कि हमें हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, हमें किस चीज की स्टडी करनी है, क्या स्टडी करनी है, और उस स्टडी में हमें क्या करना. क्या हमें किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करनी है या हमें वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी करनी है. तो सबसे पहले तो हम यह तय करते हैं कि हमें करना क्या है. क्लियर है? और ये चीज कहाँ आ जाती है? डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम में. क्लियर है? यस सर. फिर हम देखते हैं, अब हम उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हमें जो काम करना है उसके बारे में जाने. बिना जाने तो किसी चीज के बारे में हम काम नहीं कर सकते. उसके बारे में हम कैसे जानेंगे? उसके ऊपर जो लिटरेचर, जो मटेरियल अवेलेबल है, जो प्रिंटेड मटेरियल है, हम उसकी स्टडी करेंगे. तो उस टॉपिक के ऊपर जो कुछ भी अवेलेबल है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जो हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिटरेचर रिव्यू. क्लियर है? यस सर. जब लिटरेचर रिव्यू हम कर लेते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ आइडिया लग जाता है या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा. ठीक है. तो हम उस प्रॉब्लम का एक पॉसिबल सॉल्यूशन सबके सामने रखते हैं और वह पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होता है? हमारा हाइपोथेसिस. ध्यान रखना, हाइपोथेसिस किसके ऊपर बेस्ड होता है? लिटरेचर रिव्यू के ऊपर बेस्ड होता है. सोशल साइंस में जो हाइपोथेसिस होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? लिटरेचर रिव्यू के ऊपर बेस्ड होता है. क्लियर है? श्योर है? जब हमारे यस सर. सामने हाइपोथेसिस आ जाता है, सर जब हमारे सामने हाइपोथेसिस आ जाता है तब हम यह चेक करते हैं कि आखिर हम अपने इस हाइपोथेसिस के बेसिस को हम आगे कैसे, ये हाइपोथेसिस हो गया, अब हम आगे रिसर्च को कैसे कंटिन्यू करेंगे.
तो आगे रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए हमें यह तय करना होता है कि हम कौन से टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, मेथोडोलॉजीज इन सबों का इस्तेमाल करेंगे। जो हम इन चीजों के बारे में तय करते हैं जिनके बेसिस पे कि हमें अपने उस रिसर्च को आगे बढ़ाना है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? रिसर्च डिजाइन। उसे क्या कहा जाएगा? रिसर्च डिजाइन। इसमें कोई डाउट? नो सर। तो रिसर्च डिजाइन में हम यह तय करते हैं कि हमारा टूल क्या होगा, टेक्निक क्या होगा, मेथड्स क्या होंगे, ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर अगले स्टेप में हम यह तय करते हैं, फिर इसके बाद के अगले स्टेप में हम क्या तय करते हैं कि हमारा सैंपलिंग टेक्निक क्या होगा, हम किस तरीके से सैंपल लेंगे, सैंपल का लेने का हमारा तरीका क्या होगा। क्लियर है? अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल करेंगे, सैंपल साइज क्या होगा, यह सब चीजें कहाँ आ जाएंगी? हमारी सैंपलिंग टेक्निक में आ जाएंगी। ठीक है? जब हम तय कर लेते हैं कि हम सैंपल कैसे लेंगे, फिर हम यह तय करते हैं कि हम किस तरीके से उस सैंपल से डेटा लेंगे, उस सैंपल से डेटा लेने का हमारा तरीका क्या होगा। ठीक है? यानी हम ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, इंटरव्यू का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चनायर का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, वह चीज हम तय कर लेते हैं। फिर फाइनली रिसर्च डिजाइन में तय किए गए टूल्स, सैंपलिंग में तय किए गए सैंपलिंग मेथड और डेटा कलेक्शन में तय किए गए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का इस्तेमाल करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। जब हम फाइनली डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। यानी वहां जाके हम सारा प्रोसेस करते हैं, सब कुछ करते हैं और वहां से हमें डेटा मिलना शुरू होता है। फिर उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करके हम उसे एनालाइज करते हैं, उसके द्वारा मीन फाइंड करते हैं, मीडियन, जो भी फाइंड करना है वो चीज फाइंड आउट करते हैं। तो उस एनालिसिस के बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ जानकारी मिलती है और उसके बेसिस पे हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है? अगर हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा अवेलेबल होता है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट कर लिया तो या तो हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। फिर हम क्या करते हैं? अपने उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं और फिर फाइनली इस पूरे प्रोसेस में हमने जो कुछ भी किया उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसे हम थीसिस राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। इसमें कोई डाउट? नो सर। श्योर हैं? अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या होता है, कितने उसके पार्ट्स होते हैं, ये सब हम अगली क्लासेस में करेंगे। तो आज की क्लास इसी पॉइंट पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। गाइस कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या कॉल करके 70 वाले नंबर पे 7011120200 पे पूछ सकते हैं। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग फिर कल। थैंक यू Thank you, सर। sir. कल छुट्टी रखेंगे, संडे को मिलते हैं। ठीक है? Yes, संडे को sir. फिर मिलते Thank you, हैं। sir. ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सर। गुड नाइट।